रियल एस्टेट एजुकेशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सत्या सेन आज फिर आपको बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज का पार्ट 2 बता रहा हूं, जहां हम लोग बात करेंगे कि लोन किस कंडीशन में अपने को मिलता है, लोन लेने के लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है और लोन लेने के क्या फायदे हैं। तो 150 दिन में 150 वीडियो, इस परिवार के यदि आप हिस्सा नहीं बने, एजुकेशन सीरीज चल रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चलते हैं सीधे टॉपिक पे। होम लोन किसको मिल सकता है, हु कैन गेट बेनिफिट ऑफ होम लोन, या इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे फर्स्ट इसके लिए है कि आपकी इनकम में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। भले ही आप नौकरी कर रहे हैं या अपना कोई व्यापार कर रहे हैं, यदि आपकी मंथली फिक्स इनकम आ रही है तो आपको लोन किसी भी गवर्नमेंट बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, भले ही आपका नेशनलाइज बैंक हो, आपको इजीली लोन मिल सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका क्रेडिट स्कोर, कि जब भी आप लोन लेते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर, यदि आपने कभी जीवन में लोन नहीं लिया तो आपका क्रेडिट स्कोर बाय डिफॉल्ट -1 होता है। और धीरे धीरे जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, भले आपने छोटा लोन लिया, बड़ा लोन लिया, आपने क्रेडिट कार्ड लिया, तो आपका क्रेडिट स्कोर बनना स्टार्ट होता है। तो यदि आपका 750 से कम स्कोर है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, 700 तक भी फ्री बैंक लोन गारंटी नहीं देती। यदि आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा है तो आपको लोन बहुत इजीली मिल जाता है। तो यदि आप कोई भी लोन ले रहे हैं, किसी भी तरह का लोन ले रहे हैं, यदि आपकी टाइमली ईएमआई जा रही है तो आपका क्रेडिट स्कोर बनता है, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। तो लोन लेते समय क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है और क्रेडिट स्कोर की वजह से आपका लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बहुत कुछ डिपेंड करती है, कम आएगी या ज्यादा आएगी। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एज। आपकी एज, किस एज में आप प्रॉपर्टी लेना जा रहे हैं या प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप। तो यदि आपकी एज बहुत कम है तो आपका जो टेन्योर है बहुत लंबा हो सकता है, और यदि आपकी एज बहुत ज्यादा है तो आपका जो टेन्योर है बहुत छोटा रहेगा। टेन्योर रियल एस्टेट के जब आप लोन लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, क्योंकि यदि आपका टेन्योर की रियल एस्टेट का जो लोन होता है वो छोटा लोन नहीं होता, 1 लाख 2 लाख 5 लाख का लोन नहीं होता। यहाँ 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख 1 शेयर 2 शेयर कितना भी बड़ा लोन आप ले सकते हैं। तो यदि टेन्योर बहुत बड़ा है आपके पास, तो आपकी उम्र कम है, आपका टेन्योर बड़ा मिल सकता है, तो आप बड़े लोन के लिए छोटी ईएमआई में काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी इनकम बहुत बड़ी है और आपका जो टेन्योर बहुत कम बचता है, यदि सपोज आपकी उम्र 50 वर्ष होगी और बैंक 60 वर्ष तक या 70 वर्ष तक आपकी उम्र मांगता है लोन देने के लिए, तो आपको जो टेन्योर वो आपका 20 साल का बचता है, लेकिन आपकी एज 55 होगी या 60 होगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप बड़ा लोन आप ले पाए, भले आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी। तो ये भी एक मैं आपको लोगों को एडवाइस करता हूँ, यदि आप बहुत कम एज के अंदर है और आप इनकम यदि कर रहे हैं और यदि आप अपनी छोटी मोटी ईएमआई आप निकाल सकते हैं, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको छोटी इनकम के अंदर भी, कम इनकम के अंदर भी लंबे टेन्योर होने की वजह से आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और आपको बैंक जैसा एक इन्वेस्टमेंट पार्टनर आपको मिल जाता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जिस्टिंग लोन। यदि आपके पहले से बहुत सारे लोन चल रहे हैं, तो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि आपकी लोन की जो इनकम होती है, सपोज तो आपकी 50,000 की सैलरी है और आपका 50% आपको मैंने निकाल दिया आपकी डेली, आपके मंथली जो आपके एक्सपेंसेस है उनके लिए, बैंक उसको आपको इनकम के अलावा मानती है, और बच्चे 25,000 की आपकी ईएमआई बन सकती है। तो यदि आपके पहले से लोन चल रहे हैं और आपकी 25,000 ज्यादा यदि आपकी ईएमआई जा रही है, तो आपको लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके एग्जिस्टिंग लोन यदि बहुत ज्यादा चल रहे हैं और आपकी इनकम उससे उतनी ज्यादा नहीं है, तो भी आपको लोन में दिक्कत आएगी। तो आपके एग्जिस्टिंग लोन भी बहुत कुछ डिपेंड करते हैं आपका लोन के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी का लीगल क्या है, वो किस डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। जैसे जयपुर में जेडीए है, अजमेर में आपका एडीए है, कोटा में केडीए है या यूआईडीए लगता है। तो आप जिस भी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वहाँ की लीगल या डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट प्लस रेरा से यदि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट आपको है, तो आपका लोन बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये सारी बातें डिपेंड करती है आपके लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी और आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। क्या प्रॉपर्टी के लिए आपने प्रॉपर्टी देखी, पसंद आ गई और अभी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपके केवाईसी चाहिए होगी, जिसको बोलते हैं नो योर कस्टमर, यानी इसके में आपका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आ गया। तो आईडी प्रूफ के अंदर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये चीजें इंक्लूड होती है। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आपके लिए आइडेंटिटी कार्ड के अंदर ये वैलिड रहेगा। सेकंड आपको चाहिए होता है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ आपके जितने यूटिलिटी बिल्स है आपके, भले आपका बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का कनेक्शन है, या कोई आपने रेंट एग्रीमेंट बना रखा है, तो ये सब चीजें वैलिड रहती है आपके एड्रेस प्रूफ में। तो आपको बैंक कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ में या एड्रेस प्रूफ के रूप में डिमांड करता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इनकम प्रूफ, कि आप जो भी सैलरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो सैलरी वाले केस के अंदर आपका सैलरी स्लिप चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है और फॉर्म 16 चाहिए होता है। और यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न आपको चाहिए होता है 3 साल का या 2 साल का, डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक कि उनको कितने टाइम का चाहिए होता है। और आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, जिससे आपकी इनकम की स्टेबिलिटी, इनकम की कंसिस्टेंसी आपको उससे ध्यान में मान सकता है बैंक को, और बैंक उसी आधार पर आपका लोन
करता है। तो ये डॉक्यूमेंट तो हो गया आपके पर्सनल। इसके अलावा बैंक को चाहिए होते हैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट यदि आप जेडीए पट्टा है तो जेडीए पट्टा देंगे, वरना कोई सेल डीड होगी या एग्रीमेंट होगा। तो ये चीजें आप उनको जब प्रोवाइड कराते हैं तो इन्हीं के बेस पे आपकी प्रॉपर्टी की प्रोफाइल और आपकी प्रोफाइल, दोनों की प्रोफाइल में मिलके आपका बैंक लोन करता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये जानने वाली चीज है कि आपका लोन जब कितना होगा तो आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, प्लस लोन की आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, तो विच एवर इज लोअर उस पे आपका लोन होता है। सपोज करो आपकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से आपका 50 लाख का लोन हो सकता है, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख की आ रही है, तो आपका 30 लाख के भी यहाँ पे लोन होगा। सपोज करो, सेकंड एग्जांपल देता हूँ कि यदि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख की है, लेकिन आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है उसके आधार पर दिया 20 लाख का लोन हो सकता है, तो बैंक आपको 20 लाख का लोन देगी। तो विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो सबसे कम होता है उसके आधार पर प्रॉपर्टी बैंक आपको लोन देती है। अब हम बात करते हैं कि होम लोन की क्या बेनिफिट है और क्या होम लोन अपने लिए बेनिफिशियल रहता है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें है वो है कि अफोर्डेबल टाउनशिप बन जाती है। आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 शेयर कितनी भी हो सकती है। तो इतना पैसा एक साथ देना या इतना पैसा इकट्ठा करके उसके बाद प्रॉपर्टी लेना बहुत मुश्किल होता है। तो बैंक के इस होम लोन की फैसिलिटी की वजह से हम कोई भी प्रॉपर्टी को बहुत इजीली पे खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो पेमेंट करना होता है वो आपको एक डाउन पेमेंट देने के बाद मंथली ईएमआई के अंदर, और वो भी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल तक का आपका मैक्सिमम आपका लोन की ईएमआई बना सकते हैं। तो इससे आपका जो प्रॉपर्टी खरीदना है वो आपको अफोर्डेबल होता है, बहुत इजी हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट, कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, आपको टैक्स में आपको बेनिफिट देती है। तो सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख और 24B के तहत आप लगभग 2 लाख रुपए की सेव कर सकते हैं। अभी सेक्शन क्या होते हैं और कैसे आपको छूट मिलती है, कैसे आपका टैक्स लगता है, इसके लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग डिटेल से इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि इससे आप अपना टैक्स भी सेव कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्ड योर क्रेडिट हिस्ट्री, यानी आपका जो सिविल स्कोर है वो इससे बिल्ड होता है। कोई भी आप लोन लेते हो और उसके बाद टाइमली पेमेंट करते हो तो वो आपका सिविल स्कोर बनाने में बहुत मदद करता है। तो यदि आपने कभी लोन नहीं लिया तो आपका जो प्रॉपर्टी का लोन होता है ये सिक्योर लोन होता है, बहुत इजीली आपको मिल जाता है। और उसके बाद आप यदि टाइमली पेमेंट करते हैं तो आपको जो आपका सिविल स्कोर है वो बढ़ता है, जिससे आपको आने वाले टाइम के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी या बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो वो लेना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं पर्सनल राय है कि यदि आपने कोई लोन लिया है तो भले आप मतलब कैसे भी करके अपनी टाइमली ईएमआई भरें, ताकि आपको फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है सिविल स्कोर होने की, अच्छा होने की वजह से। और लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। आप कोई भी लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लिया आपने, कार लोन लिया या और भी कोई आपने लोन लिया, बिजनेस लोन लिया और एक आपने होम लोन लिया, तो होम लोन आपको एक सुविधा देता है कि आप फ्लेक्सिबल तरीके से, यानी जितना पेमेंट आप चाहे तो उसका पार्ट पेमेंट कर दें और चाहे तो आप वन टाइम एक साथ पूरा पेमेंट कर दें, कभी भी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, या फिर जितना पेमेंट आपने दिया है उतने का ही आपको जमा हो जाएगा और बचे पेमेंट पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। सपोज करो मैंने कोई पर्सनल लोन लिया 20 लाख का और एक मैंने होम लोन लिया 20 लाख का। अब मेरे पास कहीं से 5 लाख रुपए आए, तो यदि मेरा पर्सनल लोन है और बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक मेरा 5 लाख रुपए पार्ट पेमेंट जमा नहीं करेंगे, बोलेंगे यदि आपको लोन क्लोज करना है तो पूरा 20 लाख रुपए जमा कराओ, और उसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, कुछ बैंकें 3% लेती है, 4% लेती है, अलग अलग चार्जेस करती है, उतना आपको एक्स्ट्रा पेमेंट जमा कराने के बाद ही आप अपना लोन क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यदि मैंने होम लोन लिया है तो मेरे पास यदि 50,000 भी फालतू है तो मैं अपने मूलधन में वो जमा करा सकता हूँ और मेरा जो इंटरेस्ट है वो बचे हुए अमाउंट पे लगेगा। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। गवर्नमेंट चाहती है कि आपने लोन लिया है और आपको इसका जितना चाहे उतना आप जमा करा सकते हैं। तो आप टाइम से पहले, नॉर्मली बैंक का डेटा बोलता है कि कोई भी व्यक्ति 15 साल या 20 साल के लिए लोन लेता है तो मैक्सिमम 7, 8, 9 साल में अधिकतर लोग अपना जो लोन है वो क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आज की आपकी जो इनकम है और आने वाले टाइम की जो आपकी इनकम रहेगी, इनकम बढ़ती है, आपके कहीं ना कहीं से आपको पैसा भी आता है और आपको एक मिडिल क्लास होने के नाते आपको नॉर्मली हमको ये नहीं पता था कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। लेकिन यदि मेरे पास कहीं से पैसा आया और यदि मेरा होम लोन चल रहा है तो मेरा 50,000, 1 लाख, 2 लाख जहां भी आता है मैं सीधा पैसा डालता हूँ अपने लोन अमाउंट के अंदर, ताकि मेरा अगले महीने से मेरा जो इंटरेस्ट है वो आपको कम लगना स्टार्ट होता है। तो आपका सही जगह आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। तो होम लोन का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये फायदा है कि आप फ्लेक्सिबल तरीके से रीपेमेंट कर सकते हो। तो इस सीरीज में आप आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि होम बायर के लिए टैक्स का बेनिफिट क्या होता है, टीडीएस डिडक्शन क्या होता है, की रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट की मैट्रिक्स होती है, भले आपका रेंटल यील्ड हो, भले कैपिटल ग्रोथ हो, या फिर आपका आरओई कैसे आपको निकालना है, उसके लिए क्या फॉर्मूला आपको लगाना है, और विद एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी तक यदि आप इस परिवार का हिस्सा नहीं बने, जरूर करें, शेयर करें और अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली ग्रुप में इसको शेयर करें, ताकि उनकी रियल एस्टेट के प्रति नॉलेज बढ़े, उनका इंटरेस्ट बढ़े और आने वाले टाइम में बहुत बड़े एसेट के वो मालिक बन सके। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे रेरा के बारे में, रेरा के की फंक्शन क्या है, बेनिफिट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, एक रियल एस्टेट एजेंट
आपको रेरा के लिए कब अप्लाई करना चाहिए और अप्लाई करने के बाद उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह उसको रियल एस्टेट में रेरा का उसका लाइसेंस मिलता है, बहुत सारी बातें हम लोग कवर करने वाले हैं। मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों के साथ बातें करें, अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।